हेलो स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने राष्ट्रीय एकता के समक्ष भारतीय राजनीति के समक्ष जो चुनौतियां थी उसमें सबसे पहले जो चुनौती थी कम्युनलिज्म यानी कि संप्रदायवाद के बारे में चर्चा करी थी। आज दूसरी चुनौती के बारे में हम चर्चा करेंगे, वो है रीजनलिज्म यानी कि क्षेत्रीयतावाद। क्षेत्रीयतावाद जहाँ तक हम लोग समझते हैं वो ये होता है कि चूंकि भारत एक बहुत बड़ा राज्यों का संघ है, उसमें अलग अलग जाति, प्रजाति, धर्म, संप्रदाय के लोग रहते हैं, तो ये आवश्यक हो जाता है कि सभी को एक सूत्र में बांधना होगा। इसीलिए भारत को पूरी तरह से न तो संघात्मक माना गया है, न पूरी तरह से एकात्मक माना गया है। इसे अर्ध संघात्मक केसी बियर द्वारा कहा गया है। समझ गए? तो क्षेत्रवाद भारत के राष्ट्रीय निर्माण के मार्ग में एक महत्वपूर्ण बाधा कही जा सकती है, क्योंकि किसी भी देश में जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं उनकी अभिव्यक्ति क्षेत्रीयतावाद के माध्यम से देखने को मिलती है। लेकिन हम ये देख सकते हैं कि भारत में क्षेत्रीयतावाद या प्रादेशिकता पर आधारित विभिन्नता ने भारत में बहुत ही भयावह स्थिति प्राप्त कर ली है, जिससे शांति और व्यवस्था के बनाए रखने में तो बाधा उपस्थित हो ही रही है, इसने देश की अखंडता को भी जबरदस्त चुनौती प्रस्तुत की है। भारतीय संदर्भ में हम बात करें, क्षेत्रीयतावाद से तात्पर्य राष्ट्र की तुलना में किसी क्षेत्र विशेष अथवा राज्य की अपेक्षा एक छोटे क्षेत्र से लगाव क्षेत्रीयता कहा जा सकती है। यानी कि एक छोटे क्षेत्र के प्रति आपकी आस्था हो या विशेष आकर्षण हो, वह क्षेत्रीयतावाद कहलाता है। स्पष्ट रूप से हम ये कह सकते हैं कि क्षेत्रवाद राष्ट्रीयता की जो एक ब्रॉड कंसेप्ट है उसकी भावना का विरोध करता है। इसका उद्देश्य संकुचित क्षेत्रीय स्वार्थों की पूर्ति करना है। भारत में क्षेत्रवाद क्षेत्र के अलावा भाषा एवं धर्म से भी संबंधित रहा है। इन तीनों तथ्यों को, जैसे कि क्षेत्रवाद, भाषा और धर्म को एक साथ मिलने से क्या होता है कि जो विघटनकारी प्रवृत्तियां हैं वो और भी प्रबल हो जाती हैं। और क्षेत्रवाद के संबंध में हम एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये और कहना चाहेंगे कि ये एक पूरी राष्ट्रव्यापी या देशव्यापी समस्या है। क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर भारत के विभिन्न भागों में बहुत सारे आंदोलन और अभियान चलते रहते हैं। हालांकि भारत में प्रादेशिकता अथवा क्षेत्रवाद कोई नवीन घटना नहीं है। प्रारंभ से ही हम, जब से भारत स्वतंत्र हुआ है, ये विघटनकारी घटक देखने को मिल रहा है। फिर भी स्वतंत्रता के पूर्व स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए चल रहे जो प्रयास थे ये मुखर रूप धारण नहीं कर पाया है। वास्तव में भारतीय राजनीति में आज क्षेत्रवाद जिस रूप में पाया जाता है वह मूल रूप से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की घटना कही जा सकती है। भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद ने कई रूप धारण किए हैं और कई तरह से उसने राजनीति को प्रभावित किया है। जैसे कुछ राज्यों द्वारा भारत संघ से अलग होकर स्वतंत्र राज्य के दर्जे की मांग क्षेत्रीयतावाद का सबसे चुनौतीपूर्ण रूप रहा है। भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयतावाद की अभिव्यक्ति कुछ लोगों में अलग राज्य के दर्जे के रूप में प्राप्त हुई है। पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग के रूप में भी क्षेत्रवाद सामने आया है। इसी तरह से अंतर राज्य विवाद भी क्षेत्रवाद का एक रूप कहा जा सकता है। उत्तर दक्षिण अवधारणा भी क्षेत्रवाद का ही एक रूप है। आधिकारिक रूप से स्वतंत्रता की मांग क्षेत्रवाद का ही एक रूप कही जा सकती है। तो जो क्षेत्रवाद है वो क्या है कि एक छोटे से एरिया को में अपना विश्वास कायम करना और उसको पूरे भारत से अलग करना
एक क्षेत्रीयवाद को जन्म दे देता है, एक नए प्रदेश को जन्म दे देता है। इसमें हम जैसे बोडो आंदोलन की बात करें असम में, पंजाब में खालिस्तान की मांग करें, तो ये सारी चीजें इसी तरह से अपन मांग करें इधर से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की, तो जो धीरे धीरे क्या होता है, भारत जो एक विशाल देश था उसके धीरे धीरे टुकड़े करने की बात आ जाती है। भारत में क्षेत्रवाद के बने रहने के लिए कुछ कारण हम उत्तरदायी ठहरा सकते हैं, कुछ कारण की चर्चा हम यहाँ करेंगे। जैसे आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में असमान विकास तथा इन क्षेत्रों में विकास के अभाव से जनता में निराशा का जन्म हुआ है, जिससे भी क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिला है। रोजगार को लेकर भूमिपुत्र की अवधारणा का जन्म हुआ है, अर्थात जैसे असम में असम गण परिषद, महाराष्ट्र में शिवसेना और झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसे राजनीतिक दलों ने भूमिपुत्र की अवधारणा को अपना राजनीतिक हथकंडा बना लिया है और उसने भी क्षेत्रवाद को बढ़ावा दिया है। कुछ राजनीतिक दल क्षेत्रीय भावना को उभारकर अपनी दलीय स्वार्थ की पूर्ति करते रहते हैं, जिसके कारण क्षेत्रवाद की समाप्ति नहीं हो पाती है। मतलब जैसे कि कल भी हमने बात करी थी, जैसे राजनीतिक दल हैं तो वो जैसे कह देते हैं शिवसेना है कि इधर महाराष्ट्र में शिवसेना अपना प्रभुत्व स्थापित करेगी, और जैसे चेन्नई में है, इधर मद्रास में है तो वो डीएमके हैं, एडीएमके हैं। तो इस तरह की जो पार्टीज हैं, दल हैं, वो क्या करते हैं, क्षेत्रीयतावाद को जन्म दे देते हैं। क्षेत्रीय दलों के निर्माण और जो उनकी सशक्तिकरण ने भी क्षेत्रीयतावाद को बढ़ावा दिया है। विभिन्न कारकों के प्रभाव से इन जो फैक्टर्स हैं जो काम करते हैं क्षेत्रीयतावाद को बढ़ाने में, उनमें भारत की संघवादी व्यवस्था में केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति को बल मिला है। केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति से राज्य स्वतंत्रता की मांग करने लग गए हैं और जिसे भी क्षेत्रवाद का उत्तरदायी कारक कहा जा सकता है। एक्चुअली क्या होता है कि जब किसी चीज का कंट्रोल बहुत ज्यादा हो जाता है तो वह स्वतंत्रता के लिए दूसरी चीज जो है वो छटपटाने लगती है और वो कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकालने का प्रयास करती है ताकि वह उनके नियंत्रण से मुक्त हो सके। जैसे हम बात करें कि 1990 के बाद भारत में जबरदस्त रूप से गठबंधन की राजनीति की शुरुआत हो गई थी, जिसके कारण क्षेत्रीय दलों के समर्थन के लिए एक पैकेज की राजनीति का प्रचलन बढ़ गया था और पैकेज की राजनीति ने तो क्षेत्रीयतावाद को बहुत अधिक बढ़ावा दिया है। तो ये जो राजनीति है वो क्या करती थी कि वो ये कहते थे कि आप इतनी सीटों पर कब्जा कर लेंगे तो आपकी पार्टी पूरी तरह से सक्सेस हो जाएगी। तो इस तरह से क्या होता है कि जब उनका वोट बैंक इतना स्ट्रांग हो जाता है तो वो ये कह देते थे कि भाई जो हम इतनी सीटें जीत गए तो हम अपना इंडिपेंडेंट क्षेत्र विकसित कर लेंगे, इंडिपेंडेंट हमारा स्वतंत्र रूप से हम स्वतंत्र राज्य की मांग करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, योग्य हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में एक तरह से उन्होंने पैकेज व्यवस्था की थी। तीसरी एक और बात आती है कि भाषावाद ने भी क्षेत्रवाद को बढ़ावा दिया है। जैसे भाषा के आधार पर भी राज्यों का निर्माण हुआ है और तब से क्षेत्रवाद को भी भाषावाद से जबरदस्त बढ़ावा मिला है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जैसे भाषा के कि भाई इधर साउथ में कन्नड़ है, मलयालम है, ये भाषा पंजाब में पंजाबी है। तो इस तरह से जो भाषा के आधार पर जो उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन किया है, भेदभाव किया है, तो वो भी क्या होता है कि वो संघ से अलग होने के लिए अपने आप को तैयार कर लेते हैं और वो ये चाहते हैं कि हमारा अलग अस्तित्व बन जाए। तो क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने में यहाँ भाषावाद का भी अपना महत्वपूर्ण रोल माना जा सकता है। क्षेत्रवाद की समस्या ऐसा नहीं है कि बहुत थोड़ी सी समस्या और इसका शीघ्र निपटारा संभव है। इसके लिए आवश्यक है कि सरकार को जो भी टुकड़ा, जो भी राज्य, जो भी प्रदेश इससे अलग होने के लिए प्रयासरत है, उसकी समस्याओं को तुरंत ही संज्ञान करना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए, ताकि जो स्टार्टिंग स्टेज पर ही वह समस्या खत्म हो सके और उसके साथ साथ
जो सरकार विरोधी तत्व हैं अथवा जो राष्ट्र विरोधी तत्व हैं उनका अस्तित्व वहीं खत्म हो जाए। अगर संबंधित सरकार द्वारा उनके अस्तित्व को वहीं खत्म नहीं किया गया, उनको वहीं सेटिस्फाइड नहीं किया गया, तो उनकी जो विघटनकारी जो तत्व हैं वो और अधिक मुखर होकर के प्रजातांत्रिक देश के सामने, भारत के सामने और भी अपना पंख फैलाएंगे, और जिसके कारण जो भारत एक जो गुत्थी में गुथा हुआ था उसके वो क्या होगा, विघटनकारी तत्वों के प्रभाव से अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएगा। तो इस तरह से जो ये समस्या है वो आज हमने इसमें भारतीय प्रजातंत्र के समक्ष एक दूसरी जो प्रॉब्लम थी रीजनलिज्म की, उसके बारे में चर्चा करी है। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे वॉयलेंस के बारे में। थैंक यू।